हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजफर अहमद एंड वेलकम टू अजफर्स रिलीजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत मैंने क्लासिक्स एनसीईआरटी हिस्ट्री से की थी, जिसके 10 चैप्टर्स को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं। ये जो सेशन रहेगा ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। हिंदी एनसीईआरटी में इसका नाम दिया गया है इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस चैप्टर में हमें ओवरऑल 25 टॉपिक्स कवर करने हैं और इसमें सब टॉपिक्स भी इंक्लूड है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होंगी इमेजेस से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक बच्चे के उसके एक्सपीरियंस को दिखाते हुए। ठीक है, उस बच्चे का नाम रहता है मरुता सामी। तो वो बहुत ही एक्साइटेड रहता है और उसका भाई जो है वो प्रोपेल्ड करते हुए उसके व्हील चेयर को, यानी उसको व्हील चेयर के साथ ऐसे चलाते हुए लेकर के आता है। एक बहुत ही मुश्किल वाला रास्ता रहता है, स्टोनी पाथ होता है, ठीक है, पथरीला रास्ता रहता है, डस्टी रहता है, गर्द गुब्बार भरे रहते हैं। और फिर कुतुब मीनार के पास से होते हुए वो फिर आयरन पिलर के पास लेकर के उसको लेकर के आता है मरुता सामी को। तो उसके लिए ये बहुत ही अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, तो इस चीज को बताते हुए इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है मेटलर्जी। ये हमारा न्यू टॉपिक है जिसका मतलब है धातु विज्ञान। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जो कदीम ज़माने में यानी प्राचीन भारत की अगर बात करें तो जो मेटलर्जिस्ट उस वक्त थे उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया मेटलर्जिकल हिस्ट्री जो है, ठीक है, यानी धातु विज्ञान का जो इतिहास है दुनिया का, उसमें उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। Ancient Indian metallurgists made major contributions to the metallurgical history of the world। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में बताया जा रहा है कि archaeological excavations have shown that the Hadappans were master craftsmen and had knowledge of copper metallurgy। यानी जो archaeological excavations से पता चलता है कि जो हड़प्पन्स थे, मतलब ऐसे लोग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे, हड़प्पा की जो सिटीज थी उससे बिलोंग करते थे, उनको हड़प्पन कहा जा रहा है। तो हड़प्पन जो थे वो मास्टर क्राफ्ट्समैन थे, ठीक है, यानी वो बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैन थे और उनको कॉपर मेटलर्जी की भी जानकारी थी, उनको नॉलेज थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है दे इवन मैन्युफैक्चर्ड ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। यानी उन्होंने ब्रॉन्ज भी बनाया था कॉपर और टिन को मिला करके। ये दो अलग अलग एलिमेंट है, कॉपर और टिन को मिला के उन्होंने ब्रॉन्ज भी मैन्युफैक्चर किया था। फोर्थ पॉइंट है कि हड़प्पन्स जो थे वो ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके जो सक्सेसर्स थे, ठीक है, यानी हिंदी में इसको कह सकते हैं आप उत्तराधिकारी, ठीक है, तो उनके जो सक्सेसर्स थे जो उनके बाद आए वह बिलोंग करते थे फिर आयरन एज से। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है इंडिया प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस टाइप्स ऑफ आयरन, जिसमें मिसाल के तौर पे है फॉर्ज्ड आयरन, रफ्ड आयरन एंड कास्ट आयरन। ठीक है, इंडिया ने काफी हाईली एडवांस टाइप्स ऑफ आयरन प्रोड्यूस किया था। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे फॉर्ज्ड आयरन, रफ्ड आयरन एंड कास्ट आयरन। हिंदी में इसको खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द आयरन पिलर। तो आयरन पिलर के सामने जो मरुता सामी आकर के रुका, यानी उसके भाई ने, मरुता सामी के भाई ने उसको आयरन पिलर के पास लेकर के लाया और रोक दिया उस जगह पे। तो अब उस आयरन पिलर से रिलेटेड चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, काफी सारी इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी। अभी अगर बात करें तो आपने कई जगह ऐसा देखा होगा कि जहाँ भी लोहा रखा है या लोहा कहीं भी है, लोहे का सामान कहीं अगर है, तो कुछ वक्त के बाद, चाहे महीनों या सालों के बाद, उसमें एक रस्ट हो जाता है, मतलब एक तरह से एक अलग परत जम जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि लोहे में जंग लग गई है। ठीक है, तो इस चीज को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मैं क्यों ये कह रहा हूँ ये आपको अभी समझ में आएगा। तो पहले हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो आयरन पिलर है ये कहाँ पर है। मेहरौली एक जगह है दिल्ली में, वहां पे है। ठीक है, और ये बहुत ही बेहतरीन मिसाल है, एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है उस वक्त के क्राफ्ट पर्सन्स के हुनर का, कि वो कितने तेज थे और कितने अच्छे, मतलब कितनी अच्छी उनको समझ थी और कितने हुनर थे उनमें कि हाँ वो मतलब ऐसा बनाए हैं इसको। ठीक है, और ये कब बना, ये जो बना है इसकी हाइट जो है 7.2 मीटर हाई है और इसका जो वजन है वो लगभग 3 टन के बराबर है। अगर ईयर्स की बात करें कि सर ये कितना पुराना है, तो लगभग ये 1500 साल पुराना है। ओके, थर्ड पॉइंट है कि हम लोग उस जो डेट है उसके बारे में इसलिए जान पाते हैं क्योंकि उसमें ना इंस्क्रिप्शन मेंशन है उस पिलर में, जिसमें एक रूलर का भी नाम मेंशन है जिसका नाम है चंद्रा। तो अंदाजा लगाया जाता है कि शायद ये जो है ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ओके, तो फोर्थ पॉइंट इसका जो है कि
इतने सालों के बावजूद भी, यानी अगर मैं 1500 साल कह रहा हूँ तो ये समझ लें आप कि बहुत बड़ा एक वक्फा है, बहुत बड़ा टाइम गैप है। उसके बावजूद भी इसमें अभी तक जो है ना कहीं पर भी जंग नहीं लगा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है बहुत ही मतलब फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट जो पॉइंट था उसमें बताया गया है कि द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन्स, ठीक है, कि उस वक्त उन्होंने कितना दिमाग लगा करके इसको बनाया होगा कि अभी तक ये जो है बहुत ही अच्छे से सेफ है। चलिए, तो यहां से फिर न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है, बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। तो फर्स्ट इसका जो पॉइंट है, द स्किल्स ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन्स आर ऑल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड सच एज स्तूपास। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हमारे जो शिल्पकार थे उस वक्त, उनका जो हुनर था, ठीक है, वो कितनी महारत हासिल रखते थे। तो कई तरह के बिल्डिंग्स में देखने को मिलता है, जैसे कि स्तूपा वगैरह, ठीक है। द वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंड। स्तूपा का मतलब होता है माउंड, यानी एक जमीन है, उभार ऐसा बना हुआ है, तो वो माउंड के जैसा होता है वो। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। While there are several kinds of stupas, round and tall, big and small, these have certain common features. कि जबकि कई तरह के स्तूपास अवेलेबल हैं, देखने को मिलते हैं, जैसे कोई राउंड है, कोई टॉल है, कोई बिग है, कोई स्मॉल है, पर उसमें कुछ कुछ फीचर्स ऐसे हैं ना, जो सर्टेन फीचर्स जो है वो कॉमन है सभी में, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जनरली देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूपा। आमतौर पर यह देखा जाता है कि एक स्मॉल बॉक्स स्तूपा के बिल्कुल हार्ट में, यानी बिल्कुल सेंटर में रखा जाता है। वो क्या है, हम लोग इसके बाद वाले एक पॉइंट के बाद हम लोग वो देखेंगे, पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 5 पहले देखते हैं। This may contain bodily remains such as teeth, bone or ashes of the Buddha or his followers or things they used as well as precious stones and coins। तो वो जो बॉक्स था जिसके बारे में हम लोगों ने 4th नंबर पॉइंट में देखा, उस बॉक्स में क्या क्या चीजें होती थी, उसमें बुद्धा या गौतम बुद्ध जो थे उनका या फिर उनके फॉलोवर्स का टीथ वगैरह, दांत वगैरह, हड्डी वगैरह या फिर एशेज वगैरह, राख जो होती हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रीशियस स्टोन्स या कॉइन्स वगैरह उसमें रखे रहते थे। अच्छा, अब 6th पॉइंट में आते हैं कि ये जो बॉक्स है ना, जो स्मॉल बॉक्स जो स्तूपा के बिल्कुल सेंटर में या हार्ट में रखा जाता था, इस बॉक्स का नाम जो है वो है रेलिक कास्केट, ठीक है। वॉज कवर्ड विद अर्थ, इसको मिट्टी से ढक दिया जाता था, ठीक है, जमीन में ऐसे ढक दिया जाता था। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों के लिए जो बॉक्स था उसका नाम धातु मंजूषा था, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं धातु मंजूषा। यहाँ पर जो लिखा है ना ये रेलिक कास्केट, तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और हिंदी में इसको कहते हैं धातु मंजूषा। ओके, चलिए 7th पॉइंट देखते हैं। लैटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक वाज एडेड ऑन टॉप। तो बाद में फिर एक लेयर जो है या तो मड ब्रिक का, यानी मतलब सिर्फ बगैर पकी हुई ईंटें, और फिर या फिर पकी हुई ईंटों को उसके ऊपर रखा जाता था, ऑन एडेड ऑन टॉप। क्लियर है। 8th नंबर पॉइंट देखते हैं। एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वाज समटाइम्स कवर्ड विद कार्व्ड स्टोन स्लैब्स। उसके बाद डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। फिर वो ऐसे दिखता है कि आपने देखा भी होगा स्तूपा को, ठीक है, तो उस तरह का वो फिर शेप में आता है। पॉइंट नंबर 9 है, often a path known as the Pradakshina path was laid around the stupa। तो एक रास्ता जो होता था जिसका नाम रखा गया था प्रदक्षिणा पाथ, वो स्तूपा के चारों तरफ, ठीक है, was laid around the stupa। ओके, तो फिर 10th पॉइंट है, this was surrounded with railings। अच्छा, तो रास्ता तो था स्तूपा के चारों तरफ, लेकिन उसके बाद रेलिंग्स भी रहता है। जैसे हम लोग अगर छत बना रहे हैं या फिर अपने घर के पास, घर के बाहर में कुछ हिस्सा छोड़कर अगर बालकनी बना रहे हैं तो एक रेलिंग देते हैं ना, कि मतलब एक सेफ्टी के पर्पज से है ना, तो वो रेलिंग भी मतलब दिया हुआ था वहां पे। 11th पॉइंट है, एंट्रेंस टू द पाथ वाज थ्रू गेटवेज। तो उस रास्ते में दाखिल कैसे होते थे, गेटवेज के थ्रू होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डेवोटीज होते थे, ठीक है, वो स्तूपा के चारों तरफ टहलते थे, चक्कर लगाते थे, लेकिन एक चीज यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एक मार्क था डिवोशन का, एक मार्क के तौर पे कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे घड़ी कैसे चलती है 12, 1, 2, 3, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते थे स्तूपा के चारों तरफ, वो जो पाथ बना हुआ था, वो जो रास्ता बना हुआ था, ठीक है। 13th पॉइंट है, बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर।
यानी दोनों ही जगह, या तो जैसे रेलिंग्स की बात करें तो वो भी और गेटवेज भी, ये बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जाता था स्कल्पचर के साथ, ठीक है। तो स्कल्पचर से उसको डेकोरेट किया जाता था ताकि वो देखने में भी खूबसूरत लगे। 14th पॉइंट यहाँ पे है, फाइंड अमरावती ऑन मैप 7। लेट मी शो यू अमरावती। देखें यहाँ पर अमरावती है, इसको मैं जरा बड़ा कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, ये अमरावती है यहाँ पे। ओके, चलें, तो अभी हम लोग वापस शुरू करते हैं 14th नंबर पॉइंट से। दिस वॉज अ प्लेस, यानी अमरावती की बात हो रही है। दिस वॉज अ प्लेस वेयर अ मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड, यानी एक वक्त की बात है कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन स्तूपा हुआ करता था अमरावती में। सेकेंड पॉइंट, सॉरी, नेक्स्ट जो है 15th पॉइंट, इसमें है मेनी ऑफ द स्टोन कार्विंग्स फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा वर मेड अबाउट 2000 ईयर्स अगो, यानी कई सारा जो स्टोन कार्विंग्स था जो डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल हुआ था स्तूपा में, वो कब बनाया गया था? लगभग 2000 साल पहले बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 16th, अदर बिल्डिंग्स वर हॉलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स, यानी जो दूसरी बिल्डिंग्स जो बनाई गई वो कैसे, मतलब वो हॉलोड आउट की गई, जैसे एक पत्थर है तो पत्थर में वो गड्ढा किया गया, मतलब बनाया गया उसको, और उसके बाद फिर वो एक आर्टिफिशियल केव का उसको नक्शा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 17th पॉइंट, सम ऑफ दीज वर वेरी एलाबोरेटली डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटेड वॉल्स, यानी इनमें से कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है, अच्छे से डेकोरेट किए गए थे स्कल्पचर्स और पेंटेड वॉल्स के जरिए। नेक्स्ट पॉइंट है 18th नंबर, सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम, यानी उस वक्त जो है कुछ जो शुरुआती दौर के जो हिंदू टेम्पल्स बने थे, यानी जो मंदिर वगैरह बने थे, वो उसी वक्त में बने थे। तो डेटीज की बात यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पर देवी देवता की बात हो रही है, सच एज विष्णु, शिवा एंड दुर्गा वर वर्शिप्ड इन दीज श्राइन्स, तो इन जगह पे, इन श्राइन्स पे इन देवी देवताओं की पूजा होती थी, मिसाल के तौर पर विष्णु, शिवा एंड दुर्गा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 20, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वाज द रूम नोन एज द गर्भगृह वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डेटी वाज प्लेस्ड, ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो देवी देवता होते थे उनका इमेज वहां पर रखा जाता था, ठीक है। तो वो जो जगह होती थी वो टेम्पल का सबसे खास जगह होता था, मंदिर की सबसे खास जगह होती थी, वो जिसका नाम रखा गया था गर्भगृह। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इट वॉज हेयर दैट प्रिस्ट परफॉर्म्ड रिलीजियस रिचुअल्स, यानी यहाँ पर जो पुजारी होते थे, जो प्रिस्ट होते थे, वो रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, और जो डिवोटीज होते थे, जो भक्त होते थे, वो पूजा पाठ करते थे टू द डीटी, ठीक है, देवी देवता की पूजा करते थे वहां पे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 22, often as at Bhitargaon, a tower known as the Shikhar or Shikhara was built on top of the Garbhagriha to mark this out as a sacred place. तो इस पॉइंट में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अक्सर जो है, जो गर्भगृह है, उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सैक्रेड प्लेस दिखाने के लिए उसके ऊपर और ऊंचाई तक उसको बनवाया जाता था, ठीक है। जैसे कि भीतरगांव का एक टेम्पल में बताया गया है यहाँ पे मिसाल के तौर पे, तो उसको जो ऊंचाई तक बनाया जाता था उसको क्या कहते थे? उसको शिखारा या शिखर कहते थे। चलिए पॉइंट नंबर 23 देखते हैं, बिल्डिंग शिखाराज रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। जो शिखाराज बनाया जाता था वो बहुत ही ज्यादा, बहुत ध्यान रख करके बनाया जाता था, क्योंकि मतलब वो नॉर्मल हाइट पे नहीं, बहुत ऊंची ऊंची हाइट पर वो होता था ना, तो बहुत ही ध्यान से उसको बनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 24, मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज द मंडप। मैक्सिमम यानी मोस्ट टेम्पल्स का मतलब ज्यादातर जो मंदिर होते थे उसमें एक जगह होती थी जिसका नाम मंडप रखा गया था, कि इस जगह का नाम मंडप है। और वो कैसा होता था? नेक्स्ट पॉइंट में है कि वो एक हॉल की तरह होता था जहां पर लोग इकट्ठा हो सकते थे, ठीक है। इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। ओके, 26th पॉइंट है, फाइंड महाबलीपुरम एंड आईहोल ऑन मैप। तो ये थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे महाबलीपुरम है, बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और इस तरफ आपको दिख रहा होगा आईहोल। ओके, चलें, ठीक है। तो हम लोगों ने 26 पॉइंट देखा, फाइंड महाबलीपुरम एंड आईहोल, तो हम लोगों ने देख लिया महाबलीपुरम और आईहोल कहाँ पे है। नेक्स्ट पॉइंट है, सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ट इन दीज टाउन्स, सम ऑफ दीज आर शोन हियर।
ठीक है। तो कुछ जो है बहुत ही बेहतरीन किस्म के पत्थर से जो बने हैं, या बहुत ही बेहतरीन किस्म के पत्थर वाले जो मंदिर है ना, वो इन शहरों में पाए जाते थे। उनमें से कुछ हम लोग देखेंगे अभी आने वाले स्लाइड्स में, आने वाले पेजेस में। फर्स्ट फिगर ये देखें, यहाँ तक तो हम लोगों ने कवर किया 27th। अभी हम लोग फिगर्स देखने वाले हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे आप देखें सांची स्तूपा का, यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं, फिर मंदिरों का भी आगे आएगा। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, पहले तो आप इमेज को गौर से देख लें, आई होप कि इमेज क्लियर है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है द ग्रेट स्तूपा एट सांची, मध्य प्रदेश। ये जो इमेज है ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश में एक जगह है सांची का, वहां का स्तूपा है ये। इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एंट्रेंस है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, ये मेन गेट के ऊपर ये डिजाइन बनाया गया है, ठीक है। और ये वाला ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये रेलिंग्स है। और इसके पीछे आप अगर देखिएगा गौर से, तो ये फिलहाल मैं थोड़ा सा इधर से दिखा रहा हूँ सिर्फ। तो ये डोम लाइक स्ट्रक्चर है जो यहाँ से शुरू हुआ है और ये इस तरह से ऊपर से होते हुए यहाँ पे आया है, ठीक है। चलें, तो सेकेंड पॉइंट है स्तूपा लाइक दीज बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज व्हाइल द ब्रिक माउंट प्रोबेबली डेट्स टू द टाइम ऑफ अशोक, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत पहले से, कई सेंचुरीज पहले से बनाया गया था, लेकिन उसके बाद फिर ईंट वगैरह इसमें लगाने का काम ये शायद अंदाजा लगाया जाता है कि अशोक के वक्त से शुरू हुआ है, ठीक है। अशोका इनके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी, है ना, अ यूनिक एम्परर। चलें, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, द रेलिंग्स एंड गेटवेज वर एडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैटर रूलर्स। और रेलिंग्स और गेटवेज वगैरह अंदाजा लगाया जाता है कि ये उनके भी बाद के रूलर्स ने करवाया है ये सारा काम। चलिए, ये हो गया। अभी हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं और देखते हैं फिर एक और फिगर को जिसके बारे में हम लोग देखेंगे, वो स्कल्पचर है ये, ठीक है। ये अमरावती में पाया गया ये स्कल्पचर है जो आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा है। चलें, अभी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर टेम्पल की शुरुआत हो रही है, ये देखें, अ टेम्पल इन भीतरगांव। तो अभी हम लोगों ने भीतरगांव के बारे में पढ़ा था कि गर्भगृह को मतलब सैक्रेड प्लेस दिखाने के लिए उसके जो है ऊंचाई को और बढ़ाया जाता था। तो यहाँ देखें, फर्स्ट पॉइंट है एन अर्ली टेम्पल एट भीतरगांव, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह है भीतरगांव, वहां पर मौजूद एक टेम्पल की तस्वीर ये है। और अंदाजा लगाया जाता है कि ये कितना पुराना है, तकरीबन 1500 साल पुराना है ये, ठीक है। और ये बेक्ड ब्रिक और स्टोन से बना है, यानी पक्की ईंटों से और पत्थरों से मिला करके इसको बनाया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक फिगर आप देख सकते हैं एक मंदिर का, मोनोलिथिक टेम्पल एट महाबलीपुरम। तो मोनोलिथिक टेम्पल जो है वो कहाँ पर है? महाबलीपुरम में है। मैं आपको दिखाता हूँ कि महाबलीपुरम कहाँ पे है, एक सेकेंड। ये देखें, ये यहाँ पर महाबलीपुरम है, ठीक है। साउथ इंडियन स्टेट तमिलनाडु जो है ना, ये वाला जो आप देख सकते हैं ना, जहाँ पर मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास को रखा है, ये वाला इलाका तमिलनाडु का है, ठीक है। और इसके बगल में इधर लेफ्ट में ये केरला है। तो तमिलनाडु में ही महाबलीपुरम यहाँ पे है। और इसके ऊपर वाला जो डॉट दिख रहा है ना, रेड वाला, ये चेन्नई है, ठीक है। चलें, तो ये तो आपने देख लिया महाबलीपुरम को। अभी वापस चलते हैं, हम लोग पढ़ाई कंप्लीट करते हैं अपनी। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, मोनोलिथिक टेम्पल्स एट महाबलीपुरम। आपको ये भी पता चल गया महाबलीपुरम कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और इसके जस्ट ऊपर में हल्का सा स्लाइटली राइट साइड में चेन्नई है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मंदिर का आप इमेज देख ही रहे हैं यहाँ पे राइट साइड में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, ईच ऑफ दीज was carved out of a huge single piece of stone, that is why they are known as monoliths। अच्छा, ये बहुत ही मतलब चौंकाने वाली बात है और मतलब बहुत ही जबरदस्त चीज यहाँ पर ये है कि एक ही पत्थर है, वो बड़ा सा पत्थर था, पहाड़ था ये मान लें आप, उसको तराश कर करके, उसको काट कर करके प्रॉपर वे में अच्छा शेप देते हुए इसको बनाया गया है, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम मोनोलिथ रखा गया है ना। तो ये चीज मतलब सोचने वाली बात ना कि कितने माहिर उस वक्त के लोग थे कि मतलब इतने डिफिकल्ट टास्क को भी उन्होंने कर दिखाया था, राइट। तो इस तरह से चीजों को आप मतलब एंजॉय लेते हुए पढ़ें तो आप बोर नहीं होइएगा। चलें, थर्ड पॉइंट है, while brick structures are built up by adding layers of brick from the bottom upwards। जबकि जो ब्रिक स्ट्रक्चर जो था वो
लेयर के हिसाब से ऐड करता गया ब्रिक के, लेयर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, बॉटम से अपवर्ड की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ गया। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, इन दिस केस द स्टोन कटर्स हैड टू वर्क फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड्स। और इस केस में क्या होता था कि वो जो स्टोन कटर्स होते थे वो डाउनवर्ड से टॉप में नहीं आते थे, टॉप से डाउन में आते थे, ठीक है। लेकिन जो ब्रिक स्ट्रक्चर होता था उसमें, जैसे ईंट से अगर आप कुछ बना रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कर सकते आप कि ईंट पहले ऊपर हवा में रख दिए, चलो ठीक है, उसके नीचे फिर ईंट लगा दिए, फिर नीचे ईंट लगा दी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ग्रेविटेशन के रूल के खिलाफ ही चला जाएगा ये तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि जब ब्रिक्स से बनता था तो नीचे से टॉप मतलब बॉटम टू टॉप जाता था। लेकिन जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता था कि पहाड़ या बड़ा सा पत्थर है जिसमें से तराश करके बनाना है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आया जाता था। समझ गए आप? बहुत ईजी था ये। चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दुर्गा टेम्पल के बारे में, ठीक है। ये कहाँ पे है? आईहोल में है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस एरिया में यहाँ पे जो रेड डॉट दिख रहा है यहाँ पर आईहोल है, ठीक है। इधर आंध्र प्रदेश और ये कर्नाटका के अंदर में आता है। ये नीचे का 4 स्टेट साउथ इंडियन स्टेट कहलाता है, केरला, फिर इधर तमिलनाडु, फिर इधर आंध्र प्रदेश, ठीक है। अभी तेलंगाना भी अलग हो गया है ना। तो ये जो है 5 हो गया, 2 3 2 5, तो ये कर्नाटका वाले स्टेट में आता है ये। चलें वापिस आते हैं। ओके, और ये कब बना है? ये लगभग 1400 साल पहले बना है। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा महाबलीपुरम का तो डेट मेंशन नहीं है, लेकिन भीदरगांव जो उत्तर प्रदेश में है वहां पे जो मिला है मंदिर वो 1500 साल पहले बना है, ठीक है। उसके बाद आईहोल के बारे में बताया जा रहा है कि ये लगभग 1400 साल पहले बना है। ओके, अब यहाँ से न्यू टॉपिक शुरू होता है हमारा, हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट। मतलब यहाँ पर कि जो स्तूपास और टेम्पल्स जो बनाए जाते थे उस वक्त वो किस तरह से बनाए जाते थे, हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो इसका पॉइंट है, देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा और अ टेम्पल, यानी कई सारे स्टेजेस होते थे, चाहे आप स्तूपा बनाने, बिल्डिंग करने जा रहे हो, स्तूपा बनाने जा रहे हो, या फिर टेम्पल या मंदिर बनाने जा रहे हो। तो नॉर्मली ये देखा जाता था कि अक्सर राजा या रानी वही फैसला लेते थे बनाने का, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही खर्चीला चीज होता था ना, इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, यूजुअली किंग्स और क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड दीज एज इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 में, फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड, क्वेरीड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वाज ऑफन केयरफुली चोजन फॉर द न्यू बिल्डिंग, ठीक है। पहला काम तो ये करना होता था कि बहुत अच्छी क्वालिटी का पत्थर चुनना होता था, ठीक है, उसको खोजना है, उसको ढोना है, लेकर के आना है, ट्रांसपोर्ट करना है जिस जगह को चुना गया था नई बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, हियर दीज रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन हैव टू बी शेप्ड एंड कार्व्ड इनटू पिलर्स एंड पैनल्स फॉर वॉल्स, फ्लोर्स एंड सीलिंग्स। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता था कि जो स्टोन्स है ना, जो स्टोन के ब्लॉक हैं, ठीक है, जो पत्थर आया है तो पत्थर सारा पहले से तो प्रॉपर शेप में नहीं होगा, हमें जिस तरह का चाहिए उस शेप में हमें ढालना होगा, तो उन लोगों को वैसा ही करना पड़ता था, ठीक है। उसको शेप किया जाता था, प्रॉपर कार्व्ड आउट किया जाता था, जैसे पिलर के हिसाब से, पैनल के हिसाब से, जैसे वॉल हो गया यानी दीवारें हो गई, छत हो गया, सीलिंग्स वगैरह, ठीक है, उनके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग उसको शेप किया जाता था। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, एंड देन दीज हैव टू बी प्लेस्ड इन प्रिसाइजली द राइट पोजीशन, और उसके बाद उनको बहुत ही प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हुए एक सही पोजीशन पे सेट किया जाता था, ठीक है, उनको रखा जाता था वहां पे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंट मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट पर्सन्स हु वर्क्ड टू बिल्ड दीज स्प्लेंडिड स्ट्रक्चर्स। तो जाहिर सी बात है, जैसा हम लोगों ने पॉइंट नंबर 2 में भी देखा कि ये बहुत ही खर्चीला मामला है, ठीक है, एक्सपेंसिव अफेयर है ये, कि आप मतलब इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं तो उसमें तो खर्च होगा ही, ठीक है। तो ये सब जो है किंग्स और क्वींस जो थे, राजा और रानियां जो होते थे उस वक्त, वो बेयर करते थे सारे खर्च को अपने खजाने में से, ठीक है। जो शिल्पकार होते थे, जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, उनको ये पेमेंट अपने तरफ से करते थे, अपने खजाने में से। पॉइंट नंबर 7, बिसाइड्स when devotees came to visit the temple or the stupa, they often brought gifts which were used to decorate the buildings. तो इसके अलावा जो भक्त आते थे वहां पर, ठीक है, पूजा करने के लिए मंदिरों में आते थे या स्तूपा में आते थे, तो वो अक्सर अपने साथ गिफ्ट्स वगैरह लाया करते थे, which were used to decorate the building, जिसका इस्तेमाल बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने में किया जाता था। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, फॉर एग्जाम्पल an association of ivory workers paid for one of the beautiful gateways at Sanchi, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि आइवरी वर्कर्स का एक एसोसिएशन, ठीक है,
पेड फॉर वन ऑफ द ब्यूटीफुल गेटवेज एट सांची। सांची कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, आइवरी हम लोग बोलते हैं हाथी का जो दांत होता है ना, जो टस्क निकला रहता है, ठीक है। तो हाथी के बेसिक आप समझे, हाथी के दांत से रिलेटेड। तो हाथी के दांत से रिलेटेड जो काम करते थे जो वर्कर्स, तो उन्होंने भी पेड किया था, ठीक है, सांची में जो गेटवे बन रहा था उसमें। तो ये यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9, among the others who paid for decorations were merchants, farmers, garland makers, perfumers, smiths, and hundreds of men and women who are known only by their names, which were inscribed on pillars, railings, and walls. और इसके अलावा भी कई सारे लोगों ने जो है पेड किया था, मतलब अपने अपनी तरह से जिनकी भी जो हैसियत थी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था डेकोरेशंस के लिए। उनमें कौन कौन से थे, कौन कौन लोग शामिल थे? मर्चेंट्स भी थे, सौदागर थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है, किसान वगैरह थे, गार्लैंड मेकर थे, फिर इत्र बनाने वाले थे, परफ्यूम्स बनाने वाले थे, लोहार वगैरह थे। इसके अलावा भी कई मतलब सैकड़ों मर्द और औरतें शामिल थी जिनका नाम इंस्क्राइब किया गया है, लिखा हुआ मिलता है पिलर्स, रेलिंग्स पे या वॉल्स पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, so when you get a chance to visit any of these buildings, remember how several hundreds of people probably worked to construct and decorate them. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब भी आपको मौका मिले ऐसी बिल्डिंग्स में जाने का, ऐसे इस तरह की बिल्डिंग्स को देखने का, तो आप ये ध्यान रहे आपको कि कई जो है सैकड़ों मतलब कई सौ आदमियों ने काम किया है इसको बनाने में, ठीक है। कभी अगर आप देहरादून जाएं, तो मैं देहरादून जब गया था, मेरा जब एयरफोर्स का फर्स्ट वाला जब सिलेक्शन हुआ था, फर्स्ट AFSB जब मुझे मिला था, तो वो 1 AFSB देहरादून ही कहलाता है। तो वहाँ पर जब मैं गया था, क्लेमेंट टाउन वो जगह थी, तो उसके पास में भी आपको काफ़ी सारे मतलब इस तरह के स्तूपा वगैरह देखने को मिल जाएंगे। मतलब उस तरह से एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ वगैरह वहाँ पर हैं। और आप उस रिलीजन को समझने में आपको आसानी होगी कि कैसे मतलब हर रिलीजन का अपना एक प्रॉपर कल्चर है, ठीक है। तो उस तरह से वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर लोग आपको बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करने वाले मिलेंगे उस इलाके में। तो अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। आप अगर कभी जाएं देहरादून तो क्लेमेंट टाउन वगैरह आप घूम करके आएँ। चलें आगे बढ़ते हैं। एक फिगर यहाँ पे है, अ जैन मोनास्ट्री फ्रॉम उड़ीसा। तो यहाँ पर आप पहले तो आप इमेज देखें कि ये इतना बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। अगर ऊपर के स्ट्रक्चर को इग्नोर किया जाए तो ऐसा सच में लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई गई है ये, ठीक है, एक सिंपल सी जगह पे। लेकिन अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो समझ में आएगा कि ये तो पहाड़ जैसा दिख रहा है, जिसको लगता है शायद अलग से इसको काट करके बनाया गया है। तो ये देखें, इसके बारे में बताया गया है फर्स्ट पॉइंट कि ये एक जैन मोनास्ट्री है, ये उड़ीसा में अवेलेबल है, मतलब उड़ीसा से ये मिला है, उड़ीसा में पाया गया था ये जैन मोनास्ट्री। दिस 2 स्टोरी बिल्डिंग वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द रॉक सरफेस, ठीक है। ये 2 स्टोरी बिल्डिंग जो है पत्थरों को काट काट के बनाया गया है, तराश करके बनाया गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, नोटिस द एंट्रेंस टू द रूम्स, कि आप रूम्स में एंट्रेंस करने का जो गेट है उसको आप नोटिस करेंगे कितना बेहतरीन तरीके से बनाया गया। मतलब सीरियसली ये बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क होता है, बहुत इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, उन्होंने किया है, बहुत ही मुश्किल टास्क होता था ये, ठीक है, फिर भी उन्होंने कर दिखाया। चलें, फोर्थ पॉइंट है, जैन मॉन्क्स लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन दीज रूम्स। तो जो जैन मॉन्क्स थे यानी जो भिक्षु थे, जैन भिक्षु जो होते थे, वो मेडिटेशन या फिर वहाँ पर रहना जो होता था वो उस रूम में वहाँ पर वो रहते थे, ठीक है, इन सारे रूम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और फिगर है, ये भी स्कल्पचर है। ये कहाँ पर है? नेशनल म्यूजियम जो न्यू दिल्ली में है वहाँ पर से ये लिया गया है, ठीक है। अ स्कल्पचर फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ओके, तो यहाँ से हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, पेंटिंग्स। लेकिन मेरे ख्याल से फिर वीडियो लंबी हो जाएगी ना, आधा घंटा से ऊपर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो इसी चैप्टर नंबर 11 का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसी में हम लोग इस पेंटिंग से शुरू करेंगे और इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे, जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं, डोंट वरी, ठीक है। चलें, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें। मिलते हैं फिर इसी चैप्टर नंबर 11 के नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।